नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार दोपहर जयपुर पहुंचे। जिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद थी। वहीं मैक्रों थोड़ी देर के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने के लिए रुके। मोदी और मैक्रों ने जंतर मंतर में हवा महल का रोड शो भी करेंगे और आज शाम को होटल रामबाग पैलेस में बैठक करने का कार्यक्रम है, जहां वो आमेर के किले के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। शाम को दोनों नेता भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत भी करेंगे। मैक्रों 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वो अपने भारत दौरे के दौरान जयपुर में कुछ घंटे रुकेंगे। इससे पहले हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैक्रों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी बाद में जयपुर पहुंचेंगे। बता दें कि मैक्रों मोदी का रोड शो जहां जंतर मंतर से शुरू होगा और हवा महल पर खत्म होगा। अधिकारियों द्वारा पहले उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्रपति हवा महल इलाके में खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर इस राज्य के विकास को अवरुद्ध रखने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि लंबे समय तक यहां शासकों की तरह सरकार चलाने वालों ने सत्ता पाने के लिए समाज का बंटवारा किया, जिसकी कीमत अनेक पीढ़ियों ने चुकाई है और देश को भी इसका गहरा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने बुलंदशहर में पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का
समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा इस समय असम में है। इसी बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल जाती है। राहुल कहते हैं कि सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसे जलाते हो। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने भी इस मौके पर लपकने में देर नहीं लगाई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए कहा कि स्टोव पर कोयला, आप होश में तो हो। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, स्टोव पर कोयला, आपके आलू से सोना बनाने वाली बात से हम उबर ही रहे थे कि आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। आप होश में तो हो। राहुल गांधी के इस वीडियो को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी शेयर किया है। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना के गांव रामगढ़ सरदारा में अग्निवीर जवान अजय सिंह के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा और कहा कि गांव के स्कूल का नाम शहीद अजय के नाम पर होगा। यही नहीं, गांव में शहीद के नाम पर स्टेडियम भी बनेगा। इसके साथ ही सीएम मान ने परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही। साडा फर्ज बनता है सरकार के तौर पर भी, समाजिक जिम्मेवारियां भी साडियां ये कहंदियां ने कि असीं शहीदां दे परिवारां नूं मान सन्मान दईए। शहीद नूं वापस तो नहीं लेके आ सकते, पर यह है कि इस तरह का उन्हां दा मान सन्मान होवे कि मानसिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी परिवार नूं धक्के ना खाने पैण, खज्जल खुआरियां ना होण। सो इस संबंध च जो साडी आम आदमी पार्टी वालों जो गारंटी दी गई सी कि दिल्ली च तो पहले ही करते हैं, इतने पंजाब च भी असीं गारंटी दी सी कि जे कोई ड्यूटी दौरान शहीद होगा, चाहे पुलिस वाला मुलाजम कोई, चाहे कोई फौज वाला, तो 1 करोड़ रुपया असीं उन्हां नूं जिहड़ा परिवार नूं आर्थिक सहायता के तौर पर देवांगे। कोई मुੱਲ नहीं हैगा ये शहीद की जान का। सो देख लो तुसीं, छोटा जिहा घर है, 6 भैणां दा भाई है, कबीलदारी बहुत वड्डी है। सो नौकरी भी एक जिहड़ी भैण है बड़ा शहीद है, छोटे शहीद शहीद बनता मान सन्मान फौज वालों भी मिले। धन्यवाद करते हैं फौज का इस गलों, और फौज नाल असीं इन टच भी हैं। फौज भी 1.5 करोड़ रुपया फौज वालों भी आऊगा, तो नाल जो भी असीं आपस प्रशासन ते फौज आपस दे विच संपर्क च रहणगे। परिवार नूं किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं आउंदी। उन्हां दे नाम ते स्कूल जिहड़ा उहदा नोटिफिकेशन जारी करता, ते स्कूल उन्हां दे नाम ते शहीद, हाँ जी, परिवार वालों बुत लाने की मांग है। पंचायत पिंड वालों फैसला कर ले कित्थे लाना है, वो भी लावांगे। एक आम, हाँ जी, डिस्पेंसरी हैगी, उन्होंने अपग्रेड करके वधिया आम आदमी क्लीनिक उस लैवल का कि सारे टैसट इत्थे फ्री, सारियां 90-92 किस्म दी दवाइयां फ्री, तो शहीद के नाम ते वो जिहड़ा होगा। सो अज परिवार के नाल हमदर्दी करने लिए आए हैं। सो परिवार नूं देखो, जे असीं शहीदां दे परिवारां नूं नहीं संभालांगे और रुलणगे, तो होर बच्चा कोई रामगढ़ सरदारां दा जां मलौद दा कोई दोबारा आले दुआले एरिए का कोई फौज भर्ती होने का हौसला कर सकूगा? वो कहोगे यार परिवार रुल गया, उन्होंने कोई है ही नहीं सी। जे असीं परिवार नूं संभाल लांगे, परिवार नूं मन दा मान सन्मान मिल जूगा, तो बहुत सारे बच्चे है जिन्हें जिहड़े कहंदे ने देश वास्ते असीं
जाना चाਹੁंदे हैं फौज 'ਚ। ਅਗਲੀ ਵੀਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 20-20 ਸਾਲ ਸਾਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਓ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 18 ਦਾ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਦਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ 18.5 ਦਾ ਗਿਆ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 22 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜੂਗਾ? मतलब पता नहीं कितने बह के फैसले कर देंगे हैं जी। हरियाणा में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 10,252 नए वोटर मतदान करेंगे। सबसे अधिक बराड़ा में 3,349 नए वोट नामांकित किए गए हैं। इसके साथ ही नारायणपगढ़ में 2,346, शहर में 2,527 और छावनी में 2,030 नए वोटर बने हैं। बता दें कि मतदाता दिवस को लेकर निर्वाचित आयोग ने गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अंबाला के उपायुक्त डॉक्टर शालीन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। तो वहीं चुनाव को देखते हुए आयोग की ओर से उपमंडल स्तर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए शहर के एसडीएम कार्यालय, अंबाला निर्वाचन कार्यालय, छावनी एसडीएम कार्यालय में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं साल 2024 में आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नया युवा वोटर को साधने पर जोर आजमाती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के तहत गुरुवार को 5,000 जगहों पर फ्रेश वोटरों से संवाद साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से कहा कि आपका एक वोट देश की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकता है। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म की गति को और तेजी देगा। आपका एक वोट डिजिटल क्रांति को और ऊर्जा देगा। आपका एक वोट भारत को अपने दम पर अंतरिक्ष पर और आगे पहुंचाएगा। आपका एक वोट भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है और दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों का आह्वान किया है कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि पानी बेशकीमती है। इसलिए उपलब्ध पानी का उपयोग कर उसे पुनः उपयोग करने की आदत बनाएं। बता दें कि सीएम फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा क्षेत्र के डुल्म गांव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर के 60 अमृत प्लस सरोवरों का उद्घाटन करने के बाद जनता को संबोधित किया। वहीं उद्घाटन किए गए 60 अमृत सरोवरों में जिला फतेहाबाद के 31 अमृत सरोवर हैं। तो वहीं मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तालाबों की कायाकल्प करने के लिए 2022 में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत हरियाणा में 1 मई 2022 से हर जिले में 75 तालाब के अनुसार कुल 1,650 तालाबों का जीर्णोद्धार कर अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा 2078 अमृत सरोवर बनाने में सफल रहा है और आगे आने वाले माह में 200 और अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा में तालाबों के कायाकल्प के उद्देश्य से हमने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। साथ ही प्राधिकरण
को प्रदेश में उपलब्ध तालाबों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के अनुसार प्रदेश में 19,649 तालाब पाए गए, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 18,000 तालाब और शहरों में 900 तालाब शामिल हैं। इन तालाबों में से लगभग 11,000 प्रदूषित तालाब हैं। इनके कायाकल्प के लिए कार्य किया जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार राज्य में पानी की मांग लगभग 35 लाख करोड़ लीटर है, जबकि हमारे पास लगभग 21 लाख करोड़ लीटर पानी उपलब्ध है। इस प्रकार लगभग 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी है, जिससे पूरा भूजल के अलावा बरसात और पहाड़ों में आने वाले पानी से होती है। तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी अब गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। करनाल में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जहां प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों को अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया। गांव चलो अभियान के संयोजक डॉक्टर पवन सैनी बनाए गए हैं। राहुल राणा, वेद फुल्ला, समय सिंह भाटी को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने के लिए देश भर में 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाएगी। कार्यशाला में सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देशों को भी पदाधिकारियों के सामने रखा। पार्टी का उद्देश्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र की योजनाओं की जानकारी एवं उपलब्धियों को हर गांव के हर घर तक पहुंचाना है। हरियाणा सरकार राज्य के 9 शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 जनवरी को पानीपत के सबसे बड़े गांव सिवाहा में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल 9 शहरों के निवासियों को सुगम परिवहन सेवा का लाभ पहुंचाना है, बल्कि जीरो पोल्यूशन सुनिश्चित कर पर्यावरणीय स्थिरता को भी योगदान देना है। राज्य सरकार की ओर से 375 बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड के अंतर्गत ये बसें चलेंगी। ये बस सर्विस एक सरकारी निगम है जो परिवहन विभाग के तहत पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार सहित हरियाणा के 9 शहरों में स्थानीय सिटी बस सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य की एक अनूठी और अग्रणी परियोजना है। जो आप 100 बस नहीं है, वो 500 बस जो केंद्र की तरफ से 5,000 पूरे केंद्र का फैसला हुआ था कि नितिन गडकरी जी के, और से 5,000 बस में जो 500 बस हमारे हरियाणा को मिलने वाली थी, 375 बस हमको मिले हैं। मुख्यमंत्री जी पानीपत से करेंगे, पानीपत से 29 तारीख को मैं यमुनानगर से करूंगा, और इलेक्ट्रिकल बसों की जो हमें इनकी शुरुआत पहली खेप में शुरुआत हो चुकी है, और 29 तारीख से हरियाणा में इलेक्ट्रिकल बस की हम शुरुआत करने वाले हैं। फरीदाबाद का भी है। फरीदाबाद के हम करने के लिए जब नोट नया आएगा फिर फरीदाबाद से करेंगे हम। कितनी बसें? जितनी इन्होंने जितनी रखी हैं, जैसे इन्हें 50 बस रखी हैं, धीरे धीरे जो डिमांड होगी इनको धीरे धीरे बस लाना। बस आज मेरे पास 50 बस पेड़ खड़ी हैं हरियाणा में जो है इलेक्ट्रिकल, और इसके लिए आने वाले हम वॉल्वो बस पूरे हरियाणा की तरफ से अयोध्या के लिए भी एक बस आना एक जाना, जैसे डिमांड रहेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बस हम अयोध्या के लिए और शुरुआत करने वाले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली गरिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9 वर्षीय गरिमा यादव 3 साल की उम्र में ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए पाठ्य सामग्री देने में लग गई थी। गरिमा एक दृष्टिबाधित लड़की है जो साक्षर पाठशाला नाम से अपनी पहल के माध्यम से वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। वो अब तक 1000 गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर चुकी हैं। गरिमा को इसकी प्रेरणा उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र से मिली थी, जो कि दिल्ली में अध्यापक हैं। गरिमा फिलहाल 9 साल की हैं तथा 4th क्लास में पढ़ती हैं। वो आम बच्चों से अलग हैं क्योंकि गरिमा बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं। अगर उसका हौसला इतना बुलंद और अधिक है तो यही कारण है कि वो अब लैपटॉप भी आसानी से चला लेती हैं। मंडी अटेली से करीब 8 किलोमीटर दूर नावदी गांव निवासी गरिमा यादव का जन्म नारनौल के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जन्म के समय से ही गरिमा दृष्टिबाधित हैं।
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में वो डॉक्टर अब सरकार के रडार पर हैं जो मरीजों का उपचार करने की बजाय उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर हैं जिनके या तो खुद या फिर परिवार के लोगों के द्वारा निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। सरकार के पास इस तरह की बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंची हैं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने सभी जिलों के सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक की ओर से इसके लिए सभी सिविल सर्जन को लिखित में हिदायतें जारी की गई हैं। उन्हें कहा गया है कि ऐसे डॉक्टरों की सूची बनाई जाए जो मरीजों को अपने परिजनों के प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास 60 से अधिक डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें आई हैं। सभी मामलों की जांच सीएमओ द्वारा की जाएगी। शिकायतों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की अंदरूनी जांच में भी सरकारी डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अस्पताल चलाए जाने का खुलासा हुआ है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि ऐसे डॉक्टरों का सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता। यह भी आरोप है कि कई डॉक्टरों की प्राइवेट अस्पतालों के साथ सेटिंग है। इसी वजह से वो मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वहां रेफर कर देते हैं। संत महात्मा भारत जैसे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं के कारण भारत आदिकाल से धर्म गुरु के रूप में विश्व गुरु बनकर विख्यात रहा है। वर्तमान युग में भी अनेक संत, ज्ञानी, योगी और प्रवचनकर्ता अपने कर्मों और चमत्कारों से विश्व को चमत्कृत करते रहे हैं। परंतु बाबा नीम करोली जी की बात ही अलग है, जिनके देश से लेकर विदेश तक हजारों भक्त हैं। इनमें आध्यात्मिक गुरु रामदास, योगी भगवान दास के अलावा एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति बीवी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, उपराज्यपाल भगवान सहाय, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, डॉक्टर एल्बर्ट जैसे लोग बाबा के भक्त थे। आपको बता दें कि 15 जून को बाबा नीम करोली मंदिर में विशाल भंडारा होगा। हरियाणा में शीतलहर के चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो ऐसी सर्दी 2013 में हुई थी। इसके बाद अब तापमान में बदलाव के साथ शीतलहर चल रही है। बता दें कि सुबह घना कोहरा छाया रहा। वाहन चालकों को परेशानी हुई तो ठंड के चलते अंबाला की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही। वहां का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने 4 जिलों में रेड अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज तो 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 30-31 जनवरी को आंशिक बदलाव के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।